अगर मेरे पास कोई कमजोर एसिड मौजूद हो तो यहाँ हाइड्रोजन प्लस कोई सा भी मॉलिक्यूल हो तो हम इसे सिर्फ ए लिख देंगे। अब ये एसिड टूट सकता है या डिसोसिएट हो सकता है या फिर ये इक्विलिब्रियम में भी मौजूद हो सकता है, क्योंकि ये एक कमजोर एसिड है। अब ये कुछ हाइड्रोजन प्रोटॉन बनाएगा और बकिया मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स अपने पास ही रखेगा, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन प्लस आयन या कह लें कि प्रोटॉन। फिर यहाँ होगा एसिड का बकिया हिस्सा यानी ए माइनस, भले वो एसिड कोई भी हो। ये एक आम रुझान है। अच्छा, अब किसी मिसाल में ए अमोनिया यानी NH3 हो सकता है। अगर ए अमोनिया है यानी NH3 है और आपके पास ये वाला हाइड्रोजन भी है तो ये NH4 हो जाएगा। ए सिर्फ NH3 होगा। अब यही ए फ्लोरीन भी हो सकता है। अगर ए फ्लोरीन होगा तो ये हाइड्रोजन फ्लोराइड या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड होगा और ये फ्लोरीन का नेगेटिव आयन होगा, या यूं कह ले कि ये एक इजाफी इलेक्ट्रॉन वाला फ्लोरीन होगा। तो यहाँ पर मुख्तलिफ चीजें हो सकती हैं। हमने पिछली वीडियो में ये भी पढ़ा था कि अगर ये एसिड है तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, और हम इस रिएक्शन को बुनियादी तौर पर बेसिक रिएक्शन के तौर पर भी लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि अगर हम ए माइनस से शुरुआत करते हैं तो ये इसके साथ इक्विलिब्रियम में होगा। ये आसपास मौजूद पानी से हाइड्रोजन पकड़ लेगा और फिर न्यूट्रल हो जाएगा। ये अभी भी एक्वस सोल्यूशन में मौजूद है और पानी के वो मॉलिक्यूल्स जिन्होंने हाइड्रोजन दिया था वो अब हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ठीक है, तो याद रहे कि जब भी मैं कहती हूँ कि हाइड्रोजन किसी ने लिया या किसी ने दिया तो इसका मतलब होता है कि हाइड्रोजन सिर्फ प्रोटॉन्स देता है, ना कि इलेक्ट्रॉन्स भी। लिहाजा पानी के मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन इसके पास ही रहता है, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये एक्वस सॉल्यूशन में मौजूद है। तो हम इस रिएक्शन को दोनों तरीकों से लिख सकते हैं और हम इन दोनों रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसे लिख देते हैं। तो अब इस पहले वाले रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मैं के ए लिख देती हूँ, क्योंकि ये एसिड का इक्विलिब्रियम है। तो ये बराबर होगा इसके प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन यानी हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज़र्बे कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन, और फिर ये तकसीम होगा एसिड या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से। लिहाजा ये हो जाएगा। अब इसी तरह मैं इस बेसिक रिएक्शन के लिए भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकती हूँ। तो इसे मैं के बी लिखूंगी क्योंकि ये बेस का इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। तो ये बराबर होगा प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन यानी HA ज़र्बे हाइड्रो ऑक्साइड की कंसंट्रेशन, और फिर ये तकसीम होगा कमजोर बेस की कंसंट्रेशन से यानी A नेगेटिव से। अच्छा, याद रहे कि ये सिर्फ कमजोर बेस या कमजोर एसिड के लिए है। अगर हम ताकतवर एसिड या ताकतवर बेस की बात करें तो इनका रिएक्शन इक्विलिब्रियम रिएक्शन नहीं होगा, इनका रिएक्शन सिर्फ एक सिंप में अमल में आएगा। तो ऐसे रिएक्शन को इस तरह से लिखना ठीक नहीं होगा और ना ही इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जा सकता है, क्योंकि ऐसा रिएक्शन तो इक्विलिब्रियम में होता ही नहीं है। ये तो सिर्फ एक ही सिंप में अमल में आ रहा होता है। जैसे कि अगर ए क्लोरीन हो और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो तो आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते। चलिए अब इन तमाम बातों के बाद ये देखते हैं कि क्या हम के ए और के बी के आपस के ताल्लुक के बारे में जान पाते हैं या नहीं। यहाँ हमारे पास क्या है, यहाँ इसके दोनों तरफ हमारे पास ए नेगेटिव मौजूद है। तो चलें ए नेगेटिव को हल करते हैं। अगर हम इस इक्वेशन की दोनों साइड को H/H A से मल्टीप्लाई कर दें तो उल्टे हाथ पर ये हो जाएगा। तो ये बराबर होगा कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन के। चलिए अब यही चीज इसके लिए भी करते हैं। ए नेगेटिव को हल करते हैं। यहाँ ए नेगेटिव हल करने के लिए हमें 2 स्टेप करने होंगे। तो अगर हम दोनों तरफ इनवर्स लें तो ये हो जाएगा। अब दोनों को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो मुझे ये मिलेगा, यानी कॉन्जुगेट एसिड की कंसंट्रेशन ज़र्बे हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन, और इसे फिर के बी से डिवाइड कर देंगे। अच्छा, तो अब ये दोनों एक जैसे ही रिएक्शंस है ना। इन दोनों में से किसी भी रिएक्शन में कुछ भी कंसंट्रेशन दी गई हो, आखिर में मुझे एक जैसी ही कंसंट्रेशन मिलेगी जो कि इसके बराबर होगी, है ना। लिहाजा ये एक ही रिएक्शन को लिखने के 2 मुख्तलिफ तरीके हैं।
तो चले इनको एक दूसरे के बराबर लिख देते हैं। यहाँ मैंने कहा कि ये इसके बराबर है। चलिए अब देखते हैं कि हम के ए और के बी के आपस के ताल्लुक के बारे में जान सकते हैं या नहीं। यहाँ हम एक काम कर सकते हैं कि इन दोनों साइड्स को एच से डिवाइड कर दें। तो यहाँ पर ये इसको कैंसिल कर देगा और बिल आखिर हमें मिलेगा के ओवर हाइड्रोजन प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बराबर होगी हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन ओवर के बी। अब इससे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ अब हमें मिलेगा के ए जो कि एसिडिक इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन है ज़रबे के बी जो कि बेसिक इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन है। तो ये बराबर होगा हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज़रबे हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन के। अच्छा, याद रहे कि ये सब एक्वस सॉल्यूशन में मौजूद है। अब हम इसके बारे में क्या जानते हैं? हम एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज़रबे हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन के बारे में क्या जानते हैं? मिसाल के तौर पर यहाँ हमारे पास पानी भी हो सकता है, ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में ऑटो आयनाइज हो सकता है और ये इक्विलिब्रियम में भी मौजूद होगा। इसलिए KW यानी वाटर का कांस्टेंट बराबर होगा प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन के, यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन के। आप इसे रिएक्टेंट से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि ये सॉल्वेंट है और हम पहले ही मालूम कर चुके थे कि ये KW क्या है। अगर हमारे पास मुकम्मल न्यूट्रल पानी है तो ये 10 के ऊपर पावर होगी -7 और ये भी होगा 10 जिसके ऊपर पावर है -7। तो ये हो जाएगा 10 उसके ऊपर पावर -14। अब ये दोनों चीजें तब्दील हो सकती हैं। मैं यहाँ मजीद हाइड्रोजन शामिल कर सकती हूँ, मैं मजीद हाइड्रोक्साइड भी शामिल कर सकती हूँ। और अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो एसिड और बेस के बारे में था। वो या तो इसमें इजाफा करते हैं या इसमें इजाफा करते हैं। लेकिन देखिए, इस KW का मतलब है कि आप इसके साथ जो मर्जी करते रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आखिर में ये खुद हाइड्रोजन प्रोटॉन्स के मुताबिक एडजस्ट हो जाएगा और जब तक ये एक्वस सॉल्यूशन है जिसमें पानी 25 डिग्री सेल्सियस पर सॉल्वेंट के तौर पर मौजूद रहेगा तब तक ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मेरे कहने का मतलब है कि खालिस पानी में ये 10 के ऊपर पावर -7 होगा और इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम इसके साथ क्या करें, ये एक्वस सॉल्यूशन है तो इसमें प्रोडक्ट हमेशा 10 के ऊपर पावर -14 होगा। तो यही इस सवाल का जवाब है, ये हमेशा 10 के ऊपर पावर -14 होगा। अब अगर आप हाइड्रोजन कंसंट्रेशन को हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये 10 के ऊपर पावर -7 नहीं होगा, क्योंकि अब यहाँ हम कमजोर एसिड और कमजोर बेस की बात कर रहे हैं जो कि इसको तब्दील कर देंगे। लेकिन जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो तब आपका जवाब 10 के ऊपर पावर -14 जरूर आएगा। चलिए अब दोनों तरफ का नेगेटिव लॉग ले लेते हैं। तो फर्ज करें कि मैंने इस इक्वेशन के दोनों तरफ का नेगेटिव लॉग लिया है, तो ये होगा नेगेटिव लॉग जिसकी बेस होगी 10 KA KB बराबर होगा मनफी लॉग 10 जिसके ऊपर पावर है -14। अब ये किसके बराबर होगा? तो 10 के ऊपर पावर -14 का लॉग -14 होता है। अब आप इसका नेगेटिव लॉग लेंगे तो ये 14 हो जाएगा, लिहाजा इस इक्वेशन के सीधे हाथ वाली तरफ सिर्फ 14 आ जाएगा। अब यहाँ इस तरफ हम लॉगरिदमिक खसूसियात इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि -log KA जमा -log KB बराबर होगा 14 के। अब ये आपका PKA और PKB भी हो सकता है, तो PKA जमा PKB होगा 14। अब इसका क्या फायदा है? अगर आपको कमजोर एसिड का PKA मालूम है, मिसाल के तौर पर अमोनियम यानी NH4+, ये एक कमजोर एसिड है, तो अमोनियम का PKA होता है 9.25। अच्छा, ये वैल्यू आप इंटरनेट से देख सकते हैं, मैंने ये वैल्यू विकिपीडिया से ली थी। खैर, तो अमोनिया का PKB क्या होगा? ये रिएक्शन इस तरह होगा
कि अमोनियम इक्विलिब्रियम में होगा H पॉजिटिव के और जमा अमोनिया यानी NH3। तो pKa है 9.25 और अगर हम इसका उलट रिएक्शन देखें तो वो ऐसे होगा, यानी इस बार अमोनिया इक्विलिब्रियम में होगा अमोनियम आयन के साथ जमा हाइड्रोक्साइड आयन। तो अब pKb क्या होगा? अगर इसी इक्वेशन को हम देखें तो pKb बराबर होगा 14 माइनस 9.25 जो कि होता है 4.75। तो कॉन्जुगेट बेस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा 4.75। तो इस तरह हमने pKa और pKb के ताल्लुक को पढ़ा और मुझे उम्मीद है कि अब आपको इनका ताल्लुक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।